थैंक यू पाखी। एमटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के द्वारा री इमेजिंग साउथ एशिया मल्टीलेटरलिज्म इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड विषय पर आयोजित वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिख रहे आज के मुख्य वक्ता हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर एस.डी. मुनि जी, जिनको अंतर्राष्ट्रीय विषय पर सुनने के लिए सबकी लालसा रहती है, विशेषकर मेरी। प्रोफेसर डॉक्टर नागा लक्ष्मी एम रमन, डॉक्टर प्रमोद जायसवाल, प्रोफेसर वी योग ज्योत्सना, प्रोफेसर बलविंदर शुक्ला, जिन्हें अभी मैं सुन रहा था, मिस्टर विष्णु प्रकाश जी, जो पहले एम्बेसडर रह चुके हैं, और मेरे विद्यार्थी रहे डॉक्टर श्रीश पाठक। अभी मैं थोड़ा इस थीम के बारे में भी सुन रहा था। साथ ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध सभी महान भाव देवियों सज्जनों, प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में अथवा दृष्टा के रूप में, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आज यह वेबिनार आयोजित है, और एक ऐसा विषय जिसको लेकर पूरी दुनिया शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को अपने चिंतन के दायरे में रखे हुए है, और कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ी आपदा को झेलने की स्थिति में हम आ सकें, उसमें सफल हो सकें, और एक अदृश्य विषाणु का हम निर्मूलन कर सकें, यह चिंतन का विषय है आज के दौर में। क्योंकि कोविड-19 ने आज पूरी दुनिया को एक धरातल पर खड़ा कर दिया है। संपन्नतम देश हों अथवा संपन्नता के लिए अभिमुख देश हों, विकासशील हों, विकसित हों, विकासोन्मुख हों, सभी आज एक धरातल पर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि संपन्नता के आधार पर कोई राष्ट्र दूसरे को प्रभावित करने की स्थिति में हो। सब एक ही अभियान में लगे हैं, कैसे इस कोविड-19 का उपचार किया जा सके, इसका निदान खोजा जा सके और मानवता को सुविधा दी जा सके। क्योंकि आज के दौर में किसी एक राष्ट्र के लिए संभव नहीं है, इसलिए विश्व के सभी राष्ट्रों को एक समान अभियान चलाने के लिए व्यवस्था दिखलाई देती है। जब भी हम बहुध्रुवीयता की बात, बहुपक्षीयता की बात, या बहुपक्षीय संगठनों की बात, या बहुपक्षीय सहयोग के आधार पर दुनिया के विकास की बात सोचते हैं, तो पहले तो उसमें जितनी महाशक्तियां हैं, महाशक्तियों के बारे में पहले ध्यान आता है कि क्या ये अपनी भूमिका का सही निर्वहन कर रहे हैं। फिर हमें ध्यान आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र, जिसका 75वां सम्मेलन इस समय चल रहा है, महासभा की बैठक, क्या इसकी भूमिका सही है, अथवा क्या संयुक्त राष्ट्र के जितने संगठन हैं उनकी भूमिका सही है, अथवा क्या इन संगठनों में जो महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, जिनके अनुदान से, सहयोग से ज़्यादा कल्याण कर पाते हैं ऐसे संगठन, क्या उनकी भूमिका सही है। इस सब पर हम विचार करते हैं। आरंभ में केवल महाशक्तियों की तरफ अन्य सभी राष्ट्र देखते थे कि बदली हुई परिस्थितियों में महाशक्तियों की भूमिका क्या होगी, लेकिन अब केवल महाशक्तियां ही विश्व की व्यवस्था को निर्धारित नहीं करती। केवल P5 नेशंस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन अब विश्व के नियंता नहीं हैं। ब्राज़ील, हिंदुस्तान, जापान, जर्मनी जैसे देश भी अब निर्णय की प्रक्रिया में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने P5 नेशंस हुआ करते थे। इसलिए जो स्वरूप रहा है संयुक्त राष्ट्र में महाशक्तियों के निर्णय प्रक्रिया का, अब उसके सम्मुख भी महत्वपूर्ण राष्ट्र खड़े हो गए हैं, और इसीलिए अब कहा जाने लगा है कि केवल जो बड़े राष्ट्र हैं वही मायने नहीं रखते। जितने स्टेक होल्डर्स हैं इस बहुपक्षीय संगठनों के, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है, और विश्व का एजेंडा तय करने में उनका भी महत्व है। हम देख चुके हैं कि कैसे यूनेस्को से और यूएनडे से अमेरिका के बाहर होने के बाद भी यह दोनों संस्थाएं चल रही हैं। हम देख चुके हैं कि कैसे WHO में
अमेरिका की धमकी, हटने का प्रयास और चीन का उस पर प्रभाव आर्थिक कारणों से पूरे दुनिया को चिंतित किए हुए है, फिर भी जो संगठन है यह चल रहे हैं। आज जो बौद्ध विविधता की स्थिति है, अब इसी के आधार पर विश्व में शांति और स्थिरता तथा विकास की स्थितियों पर हम विचार करें। इसलिए जरूरी है कि अन्य राष्ट्रों को भी हम महत्व दें। न केवल वैश्विक धरातल पर, विशेष करके कोविड-19 ने आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। रोजगार और स्वास्थ्य ये दो महत्वपूर्ण चिंता के विषय आज हैं। ट्रेड किस प्रकार से हो। हमारे पड़ोस में एक देश है जिसकी विस्तारवादी नीतियों के बारे में पूरी दुनिया अवगत हो गई। हम जब भी विज्ञान की बात करते हैं तो सोचते हैं कि ऐसे प्रयोग हों जो मानवता के कल्याण के लिए हों। एक सीधी सी बात चलती है, प्रयोग फ्रॉम लैब टू लैंड, कि हम प्रयोगशाला से जो प्रयोग करते हैं धरातल पर लाएं, पूरी मानवता का कल्याण हो। लेकिन चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, अब यह मान्य धारणा है कि उसके प्रयोगशाला से कोविड-19 नामक विषाणु निकला और पूरी दुनिया को इसने आक्रांत कर दिया। तो क्या प्रयोग इसलिए होंगे, ऐसे राष्ट्रों पर बंधन लगना चाहिए कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय नहीं मानता है चीन, उस पर बंधन लगना चाहिए कि नहीं? अगर महाशक्तियां स्वयं अपने बनाए विधान का पालन नहीं करेंगी तो ये बहुपक्षीयता के ऊपर संकट उत्पन्न होने वाला है। इसलिए सबको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के स्ट्रक्चर में ही हम परिवर्तन करें। जो अभी P5 नेशंस हैं उसमें और महत्वपूर्ण राष्ट्रों को लाएं। जापान, जर्मनी, हिंदुस्तान, ब्राजील इसके सशक्त दावेदार हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होगी तो निर्णय प्रक्रिया निश्चित रूप से अच्छी होगी और पूरे विश्व का चिंतन किया जाएगा। बहुत सारे इश्यूज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के। अब उसके आगे हम पर्यावरण को लेकर के चिंतित हैं कि प्रयोग का दायरा क्या हो, विकास का दायरा क्या हो। क्या विकास के ऊपर कुछ राष्ट्रों का प्रभुत्व होगा या पूरी दुनिया के लिए विकास के मानक एक समान निर्धारित किए जाएंगे? पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें? आज के कोविड-19 के फेज में अगर मानवता के बचाव का उपाय है तो वह है प्रकृति से सामीप्य। एनवायरमेंटल प्रदूषण को कैसे रोकें, इस पर भी विचार होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तेजी से, इसके लिए औद्योगिक उत्सर्जन किस सीमा तक हो, किस राष्ट्र को कितनी छूट मिलनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। पैंडेमिक्स की स्थिति में जो औषधि बनाने की प्रक्रिया है, इसके लिए उन राष्ट्रों को किस प्रकार सहयोग और तकनीकी दिया जाए जो आज तक विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह संगठन तो पूरी मानवता के लिए है। एक समस्या साइबर स्पेस की है और आउटर स्पेस की है। उसमें भी अभी हम लोग देख चुके हैं, किलर सैटेलाइट की चर्चा कई बार हो चुकी है। सैटेलाइट तो पूरी दुनिया के लिए संचार के साधनों को सुलभ कराने के लिए हैं। क्या उसको भी हम विध्वंस के दायरे में लाएंगे? जो हमारे WMD है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसका प्रयोग क्या हम अंतरिक्ष में भी करेंगे? यह विचारणीय है। इसलिए हमें सोचना है कि हमारे विषय में और हमारे द्वारा भी कुछ चिंतन की प्रक्रिया चले, क्योंकि बिना इसके अब काम नहीं हो सकता। ये जितने भी संगठन हैं संयुक्त राष्ट्र के, जिनके माध्यम से हम वित्तीय, सांस्कृतिक, वैचारिक कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, स्वास्थ्य और श्रम संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, उनके दायित्व का पुनः निर्धारण किया जाए। केवल एक राष्ट्र कोई 10% कंट्रीब्यूशन देता है, 14% कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसकी इच्छा ही बहुराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा मान्य न हो। अब जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं उनके हितों पर भी हमें विचार करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सबके लिए है। हमें अभी विचार करना है कि साउथ एशिया, जिसका एक मेन थीम है इस वेबिनार में, उसकी क्या स्थिति है। जब भी हम साउथ एशिया पर ऐसे संगठनों की बात करते हैं तो सार्क और बिम्स्टेक आसानी से दिखलाई दे जाते हैं। सार्क की स्थिति के बारे में हम लोग अवगत हैं। एक सदस्य देश पाकिस्तान कहने में कोई संकोच नहीं, जिसके कारण यह सफल नहीं हो पा रहा है, जबकि उसके बाद बिम्स्टेक कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है और निरंतर उसमें संवाद हो रहा है। दक्षिण एशिया के राष्ट्र कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया के संगठनों में सम्मिलित हैं, उसमें हिंदुस्तान स्वयं है। हमारे साथ SCO है, उसमें भारत पाकिस्तान दोनों हैं, दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं। लेकिन इन संगठनों के द्वारा जो मूल मुद्दे हैं मानवीयता के, आर्थिक सामर्थ्य, बेरोजगारी निर्मूलन और सबसे बड़ी समस्या दक्षिण एशिया में आतंकवाद की है, इसके निराकरण में जो बहुराष्ट्रीय संगठन हैं
बहुपक्षीय संगठन हैं, इनकी भूमिका किस तरह चल रही है। जब भी हम साउथ एशिया के बारे में विचार करते हैं तो बॉर्डर इश्यूज भी मायने रखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में, चीन ईस्ट एशिया का है लेकिन हमारी सीमा पर है और आजकल बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो ये मुद्दे भी इस तरह बहुपक्षीय संगठनों के लिए विचारणीय विषय बनते हैं। कोविड-19 ने बहुत कुछ बदल दिया है, सोच का तरीका बदल दिया, चिंतन का तरीका बदल दिया, व्यवहार का तरीका बदल दिया, आवागमन के साधनों पर नए सिरे से विचार हो रहा है। जो आसानी से हम सीमा के पार जा सकते थे, अब ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। सबसे बड़ा इश्यू आज है स्वास्थ्य का संरक्षण, स्वास्थ्य की सुरक्षा, मानवाधिकार का संरक्षण, कि ऐसे प्रयोग जो हो रहे हैं वह मानव विनाश के लिए न हो। प्रकृति सुरक्षित रहेगी, मनुष्य सुरक्षित रहेंगे तो विकास का लाभ सबको मिलेगा। आज इस मुद्दे पर हम सभी को विचार करने की ज़रूरत है। हम केवल मल्टीलेटरल की बात करते हैं, अब हमें इस पर भी विचार करना है कि मिनी लेटरल इश्यूज क्या हैं। मिनी लेटरल जो संगठन है ये कैसे हैं, उसमें प्लूरिलेटरल संगठन कैसे हैं, छोटे छोटे राष्ट्रों के द्वारा जो संगठन बन रहे हैं, अब उनके हित पर भी हमें विचार करना चाहिए। और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे छोटे राष्ट्रों की भी बात अब हमें सुनने की ज़रूरत है। कोई राष्ट्र छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है उसकी सामर्थ्य। आप इजराइल को छोटा राष्ट्र नहीं समझ सकते। तो ऐसे में हमें सबके बारे में विचार करना है, सबके हितों के बारे में विचार करना है। और राजनीति में अब वर्चस्ववाद के लिए स्थान नहीं रहेगा। इसलिए अगर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ना है तो उन्हें समता के भाव पर अवस्थित होना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी आधार यही है, सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ द नेशंस। तो सबके बीच में अब समानता का भाव होना चाहिए। जो वैज्ञानिक प्रगति है अब सभी राष्ट्रों के लिए शेयर्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें सब राष्ट्रों की साझा सहभागिता होनी चाहिए। और सर्वोपरि जो आवश्यकता है कि शांति दुनिया में बनी रहनी चाहिए। किसी भी स्थिति में शांति के विरुद्ध आचरण करने वाले देशों पर अंकुश लगाने का समय है। कोई राष्ट्र इतना महत्वपूर्ण ना हो जाए कि वह संतुलन को बाधित करे और दुनिया पुनः एक नए संकट के कगार पर पहुंच जाए। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि पहले हम कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति का सामना करें, जो बेरोजगारी उत्पन्न हो गई है उसका निराकरण करें और पुनः जीवन को सामान्य ढर्रे पर लाएं। यही बहुपक्षीय संगठनों की और राजनीति की आवश्यकता भी है और यही लक्ष्य भी होना चाहिए। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thanks a lot. You very well.